मैं आपके बीच शरद दुबे आज एक नए अधिनियम के साथ। इससे पहले हमने सूचना का अधिनियम 2005 का अध्ययन किया था। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अध्ययन करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे पास आईपीसी 1860 में बनकर तैयार होती है। जब आईपीसी अपराधों की सज़ा देने के लिए है तो आईटी एक्ट की ज़रूरत क्यों थी? आईपीसी 1860 में जब बनकर तैयार होती है तो उस समय इस प्रकार का अपराध नहीं होते थे जो आजकल कंप्यूटर इंटरनेट का दुरुपयोग से हो रहे हैं। इसलिए समय अनुसार आईटी एक्ट लाया गया। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए आईटी एक्ट लाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल धारा 94 और अध्याय 13 है। इन धाराओं का हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इसकी धारा हैं, 8-10, उनका अध्ययन करेंगे। आज हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। अधिनियम भारत में 2000 में लाया गया एक विधेयक के रूप में। 9 जून को राष्ट्रपति जी अपनी अनुमति दे देते हैं और 17 अक्टूबर 2000 को यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। संपूर्ण भारत में लागू करने के साथ यह अधिनियम भारत से बाहर भी लागू होता है। भारत से बाहर लागू किस परिस्थिति में होगा? जब आईटी एक्ट से संबंधित कोई अपराध हो रहा हो या इसका उल्लंघन हो रहा हो, तब यह अपराध, इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो ये आईटी एक्ट वहां पर लागू होता है। साइबर अपराध क्या है, इसको समझते हैं। साइबर अपराध कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से जो दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर साइबर अपराध होता है। अब इंटरनेट और कंप्यूटर का दुरुपयोग किस प्रकार से होगा, इसको देखो। जैसे दुष्प्रचार करना, यानी किसी प्रकार का कोई इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का दुष्प्रचार कर रहा हो तो वहां पर ये अपराध माना गया है। किसी व्यक्ति की पासवर्ड चोरी करना, पासवर्ड चोरी करके उसकी फेसबुक आईडी चलाना, उसकी जीमेल से किसी को मेल भेजना, कंप्यूटर का पासवर्ड चुराना, इस प्रकार का अपराध भी साइबर अपराध माना गया है। ऑनलाइन जुआ, आजकल ऑनलाइन जुआ बहुत तेजी से चल रहा है, यह भी अपराध के रूप में रखा गया है। मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल से जो दुरुपयोग हो रहे हैं, एक ओर इसका सदुपयोग भी हो रहा है तो दूसरी ओर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जहां पर इसका दुरुपयोग हो रहा है वहां पर ये अपराध के रूप में माना गया है। अब साइबर अपराध किन किन कारण से हो सकता है, इसको देखें। जैसे हैकिंग। अब हैकिंग किस प्रकार से होगा? हैकिंग के 3 प्रकार हैं। एक तो है व्हाइट हैट हैकर, दूसरा है ब्लैक हैट हैकर और तीसरा है ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर क्या होता है? सहायता हेतु अर्थात मदद हेतु सरकार द्वारा नियुक्त को क्या बोला गया? व्हाइट हैट हैकर। इसका मतलब यह है, सामान्य रूप से समझें तो किसी व्यक्ति की अनुमति के द्वारा, उसकी अनुमति लेने के बाद कंप्यूटर में या किसी संस्था के जो बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरीके से तैयार किया जाता है उनका, उसमें रखा जाता है कंप्यूटर में, उसमें हैकिंग करना अनुमति के लेकर, अनुमति बिना नहीं, अनुमति लेकर, वहां पर व्हाइट हैट हैकर होगा। सरकार भी एक व्हाइट हैट हैकर नियुक्त करता है, इसको एथिकल हैकर भी कहा जाता है। दूसरा है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है? इसके नाम से ही ब्लैक यानी काला है तो गैर कानूनी काम करेगा। ये गैर कानूनी काम करना, यानी यहां पर क्या है? गैर कानूनी काम करना और यहां पर कानूनी काम। व्हाइट हैट हैकर क्या करेगा? कानूनी काम कर रहा है और ब्लैक हैट हैकर जो है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। ये अनुमति नहीं लेता, यानी बिना अनुमति से प्रवेश करना किसी के
लैपटॉप में हैकिंग करना की बिना अनुमति से, वहां पर ब्लैक हैट हैकर कहा गया है। अब ब्लैक हैट हैकर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्रैकर्स के नाम से। ग्रे हैट हैकर क्या होता है? ग्रे हैट हैकर क्या करता है? व्हाइट हैकर और ब्लैक हैकर जो है, इन दोनों का मिश्रण होता है। कभी ये अच्छे काम भी करता है और कभी ये बुरे काम भी करता है। यानी कभी ये अनुमति से भी काम करता है और ये कभी गैर अनुमति से भी काम करता है। कभी ये कानूनी रूप से भी काम करता है और कभी ये गैर कानूनी रूप से भी काम करता है। इसको क्या कहा गया? ग्रे हैट हैकर। बौद्धिक अपराध क्या है? बौद्धिक अपराध को हम देखें, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में भारत में लाया गया। ट्रेडमार्क जो मार्क है, ट्रेडमार्क, ये किस रूप में दिया जाता है? ये व्यापार में दिया जाता है। व्यापार के लोगों के लिए, यानी किसी डिजाइन को डिफाइन करने के लिए एक लोगो दे दिया जाता है। तो यदि किसी संस्था का, किसी व्यापार का लोगो चुराना भी साइबर अपराध माना गया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत यदि किसी प्रकार की कोई संगीत, पुस्तक, लेख का चोरी करना भी साइबर अपराध माना गया। कैसे? कॉपीराइट एक्ट भारत में 1957 में लाया गया। कोई व्यक्ति कहानी, उपन्यास, लेख लिखता है। उस व्यक्ति की कहानी, उपन्यास को हम मार्केट में व्यापार के रूप में, यानी धन कमाने के लिए यदि हम उसका उपयोग करते हैं, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अपराध माना गया है। यदि हम वो उपन्यास अपने स्वयं अध्ययन के लिए यूज करते हैं तो वहां पर अपराध नहीं माना गया, लेकिन यदि धन कमाने के उद्देश्य से उसका यूज किया जा रहा है तो ये अपराध है। अब कॉपीराइट एक्ट जो है ये कब तक रहेगा, यानी कब तक इसकी समय सीमा है? व्यक्ति के मरने के 60 वर्ष तक ये अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट अधिनियम जो है, कॉपीराइट एक्ट, ये 1957 में लाया गया, लेकिन व्यक्ति के मरने के 60 वर्ष तक ये वैध रहेगा। यानी कोई व्यक्ति एक उपन्यास लिखता है और उपन्यास का कॉपीराइट करा लेता है सरकार से, तो व्यक्ति मर जाएगा, उसके 60 वर्ष तक वो वैध रहेगा। उसका कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति मार्केट में धन प्राप्ति हेतु उसका यूज नहीं कर सकता, उसकी कॉपी मार्केट में नहीं बेच सकता। पेटेंट एक्ट भारत में 1970 में लाया गया। इसको महत्वपूर्ण समझें, इसको महत्वपूर्ण समझ के चलना, क्योंकि इसमें 2021 में संशोधन भी हुए थे, तो इसका कभी सन पूछ लिया जाए। पेटेंट एक्ट 1970 में लाया गया, लेकिन इसको लागू किया था 20 अप्रैल 1972 में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है आविष्कार हेतु। किसी प्रकार का कोई आविष्कार कोई कर रहा है तो उस क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अब इसकी भी एक समय सीमा है। आवेदन से 20 वर्ष तक, जब हम आवेदन करेंगे उसके अगले 20 वर्ष तक यह वैध रहेगा। कुछ अपराध ऐसे भी हैं साइबर अपराध माने गए, जैसे अश्लील लेखन, यानी चित्र सूचना का जो संचार प्रचार कर रहे हैं, ऐसी सूचना या चित्र जो कामुक उत्तेजना से संबंधित हो, यानी जो चित्र और हम वीडियो हो या सूचना हो या मैसेज हो जो कामुक उत्तेजना को प्रेरित करती हो, यहाँ पर अपराध माना गया। सामान्य रूप से देखे जाएं तो ऐसे चित्र या सूचना जो जन समाज में असामाजिक मानी गई है, वहां पर ये अपराध है। डेटा डिडलिंग क्या है? डेटा डिडलिंग भी एक अपराध है। इसको समझते हैं। डेटा डिडलिंग यानी डाटा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना। अब डाटा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो, जैसे किसी व्यक्ति ने, ए ने बी को मैसेज किया, ए ने बी को मैसेज किया कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। बी को मैसेज कर रहा है, ए मुझे 10,000 रुपये चाहिए। यहां पर सी व्यक्ति है
सी क्या करता है, डेटा डिडलिंग करता है, यानी डेटा को टेढ़ मरोड़ कर पेश करता है। किस तरीके से, ये बीच में क्या करेगा, ये व्यक्ति 10,000 को 1 लाख में परिवर्तित कर देगा और इस बी तक पहुंचेगा तब ये मैसेज जब 1 लाख बन जाएगा कि मुझे 1 लाख चाहिए। बी क्या समझेगा, बी समझेगा कि ए ने 1 लाख मांगे हैं, जबकि ए कितने मांग रहा है, सिर्फ 10,000। तो बी यहां पर क्या कर रहा है, डेटा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना यानी इसका अपराध डेटा डिडलिंग के तहत साइबर अपराध माना गया है। अब ये बी क्या करेगा, बी समझेगा ए ने 1 लाख मांगे तो ये 1 लाख सेंड कर देगा, लेकिन ये सी जो है ना 90,000 अपने जेब में रख लेगा और 10,000 इसको दे देगा। तो ये तो समझेगा कि मैंने 10,000 ही मांगे इससे, तो इसने मुझे 10,000 सेंड किए। और बी क्या समझेगा कि ए ने 1 लाख मांगी है तो ये 1 लाख सेंड कर देगा। तो यहां पर सी क्या कर रहा है, डेटा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है, तो यहां पर अपराध माना गया है सी का। अब हम देखते हैं साइबर स्टॉकिंग को। साइबर स्टॉकिंग क्या है, कॉल या संदेश करना। किस प्रकार से संदेश करना, कॉल या संदेश धन प्राप्ति हेतु करना। किस प्रकार का धन, जैसे कई बार मैसेज कॉल आते हैं कि आपकी लॉटरी खुल गई है, आप अपना आधार कार्ड नंबर दें, अपना पैन नंबर दें, अपना अकाउंट नंबर दें, अपना एटीएम के जो 14-15 डिजिट हैं उनको दें, जिससे वो क्या करेगा, धन निकाल लेगा अपने अकाउंट से। इस प्रकार की कोई कॉल या संदेश आना धन प्राप्ति हेतु, तो वहां पर साइबर स्टॉकिंग के तहत साइबर स्टॉकिंग कहा गया, उसको साइबर अपराध भी कहा गया है। अब साइबर अपराध को रोकथाम हेतु सरकार ने भी कुछ प्रयास किए हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक CERT इनका गठन किया गया। अब CERT का फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जामों में, जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया का गठन किया। इसके बाद में गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है महिला एवं बच्चों हेतु। साइबर अपराध से पीड़ित महिला एवं बच्चे हैं उनके लिए गृह मंत्रालय कार्यक्रम चलाता है। इसके बाद सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 को पास किया गया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लाई गई, 2013 में। किस लिए लाई गई, साइबर से सुरक्षा हेतु, यानी जहां साइबर अपराध हो रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई। एक अधिनियम है आजाद भारत से पहले का, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। अब 1885 का अधिनियम क्या बोलता है कि सरकार मैसेज या कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकती है, यदि हम किसी प्रकार की पर्सनल ही बात क्यों ना कर रहे हो तो वो सरकार सुन सकती है। कब, 1885 के अधिनियम के तहत। अब यहां पर सरकार हमारी सभी पर्सनल बातें जब सुन सकती है तो यहां पर निजता का उल्लंघन होता है। जब निजता का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक निर्णय देता है 1996 में। SC का मतलब है यहां पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि यहां पर निजता का उल्लंघन होता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी विशेष परिस्थिति जब आपातकाल लागू हो तब सरकार उस व्यक्ति की अनुमति से उसके संदेश या मैसेज को या कॉल को सुन सकती है, ना कि बिना अनुमति से। पहले 1996 के पहले ऐसा था कि सुन सकती थी। दो महत्वपूर्ण बात हैं IT एक्ट से संबंधित, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद करके रखना। पहला है जस्टिस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017। अब इसमें क्या कहा गया, इसकी डेट और याद करके रखना आप। इसकी डेट है 24 अगस्त 2017, क्योंकि कभी इसकी डेट पूछ ली जाती है कि जस्ट 24 अगस्त 2017 जो डेट पूछी जाएगी
जस्टिस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 निजता के अधिकार को मूल अधिकार कब चीफ जस्टिस ने अपना उसमें निर्णय के रूप में सुनाया? तो ये क्या है? 24 अगस्त 2017 में। अब इसमें क्या था कि एक मूल अधिकार के रूप में चीफ जस्टिस सुनाते हैं कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसका संविधान में वर्णन मिलता है। अपन जब संविधान पढ़ेंगे तो इसको हम बारीकी से अध्ययन भी करेंगे। अब इसमें कहा गया है कि मेल या संदेश को निजता माना गया है। निजता मतलब माना क्या, किस तरीके से निजता? यानी यहां पर किसी प्रकार का कोई मेल कोई करता है या एसएमएस करता है, वहां पर उसकी निजता है, यानी निजता का अधिकार है, वो कर सकता है। यहां पर कोई भी एसएमएस और मेल को नहीं सीन कर सकता, मतलब नहीं देख सकता, ना ही पढ़ सकता। दूसरा बात आता है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015। अब इसमें क्या कहा गया कि आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 66A है, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 66A को। इसको असंवैधानिक घोषित करने का कारण क्या था, इसको समझें। किसी प्रकार का टीका टिप्पणी सोशल साइट पर करना, यानी इंटरनेट के माध्यम से टीका टिप्पणी सरकार की करना या किसी व्यक्ति की करना, आलोचना, यहां पर 2015 के पहले क्या था, एक अपराध था, लेकिन 2015 से यह अपराध नहीं है। लेकिन आईपीसी के तहत यदि उल्लंघन होता है तो यह अपराध माना गया है। अपराध नहीं है, लेकिन आईपीसी की सेक्शन यानी जो धारा है उनके तहत यदि इसका उल्लंघन होता है, टीका टिप्पणी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वहां पर अपराध माना गया। ये दो बात जो है केस, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जामों से संबंधित अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ा। हम इसके कुछ जो 8-10 धाराएं हैं उसका अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं अगली वीडियो में आपको एक नया अधिनियम और कुछ इसकी धाराएं लेकर आऊँगा।